जय हिंद बच्चों। एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? बताइए, आवाज जा रही है मेरी? यस और नो? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, अगर आवाज बढ़िया से जा रही है तो हम लोग आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में किस प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। इस प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में ये चीज देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज होता है? जब हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस ना दिखे तो उस ऑब्जेक्टिव केस को पूरा करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हम लोग किस प्रोनाउन का यूज करते हैं? हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्या हम लोग यही कहानी पढ़े थे कल? यस और नो? जल्दी बताइए। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। जब हमें किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना मिले तो हम किसका यूज करते हैं? तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। पिछली क्लास को थोड़ा सा रिवीजन में लाते हैं और मैं आपके सामने दो सवाल लिख रहा हूं, उसमें आप बताने का कोशिश करिएगा कि यहाँ पर क्या चीज करेक्शन होना चाहिए। बताइए, इसमें कहां पर करेक्शन की जरूरत है? अगर हम पिछली क्लास को रिवाइज करें तो हमें पता है कि एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। और ये ऑब्जेक्ट हमें किसका आंसर देता हुआ नजर आना चाहिए? तो हम बोलेंगे व्हाट या फिर होम का आंसर देता हुआ नजर आना चाहिए। अगर इन दोनों का आंसर देता हुआ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसके बदले में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। हम इसके बदले में किसका यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब इसी कहानी को हम लोग इसमें जचाते हैं। नीति इंजॉयड द डिनर इन द पार्टी। ये नीति हो गया सब्जेक्ट, नीति हो गई क्या चीज हमारी? सब्जेक्ट हो गई। ये हो गया हमारा प्यारा सा वर्ब। और अगर हम पूछेंगे नीति इंजॉयड व्हाट, तो हमारे पास इस व्हाट का आंसर है जो है हमारा डिनर। तो यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये आगे का लिखा हुआ हमें किसका आंसर दे रहा है? वेयर का आंसर दे रहा है। ठीक है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा कहानी लिखा हुआ क्या है? अपने आप में सही है। फिर जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ क्या है? सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास वर्ब है। और ये जो हमारी जो भी कहानी है वो हमें किसका आंसर दे रही है? वेयर का आंसर दे रही है। तो यहाँ पर हमारे पास
क्या चीज मौजूद नहीं है? हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस मौजूद नहीं है। ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे पास कोई भी चीज नहीं है जो हमें व्हाट और होम का आंसर दे पाए। इसीलिए हमने इस नीति का रिफ्लेक्शन यहाँ पर लिखा, और नीति के बदले हम लोगों ने क्या लिखा? हर सेल्फ लिखा। क्या लिखा? हर सेल्फ लिखा। क्या यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर है? कल की कहानी ही हम लोग आज लेकर चले हैं, जिसका थोड़ा सा रिवीजन हुआ है। क्या यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई कि हम कहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, कहाँ पर नहीं करते हैं? जल्दी बताइए। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो मैं आपके सामने अब आगे की कहानी लेकर जा रहा हूँ, और इस कहानी के लिए हमें कुछ सेंटेंसेस से हमें समझना पड़ेगा कि ये कहानी किस तरीके से चल रही है। ठीक है, कुछ मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूँ, इसको आप प्यार से देखने का कोशिश करिएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए, अगर मैं इस सवाल पर जाऊं तो इस सवाल पे अगर मैं यहां से यहां तक अंडरलाइन करूं बस, राहुल हिड बिहाइंड द वॉल, तो यहां से हमें पता चला कि राहुल ने क्या किया? राहुल कहां पर छिप गया? राहुल दीवार के पीछे छिप गया। ठीक है, राहुल वॉल के पीछे छिप गया। तो अगर कायदे से ये समझा जाए कि राहुल जब दीवार के पीछे छिपा है तो वो अपने आप को ही छिपाया है। किसको छिपाया है? अपने आप को ही छिपाया है। जब वो अपने आप को ही छिपाया है तो यहाँ पर हिमसेल्फ कहना क्या है? सरासर गलत है, ये सुपरफ्लॉस है। मतलब कि जहां पर हमें जरूरत ना हो, जहां पर हमें जरूरत ना हो, हम किस चीज का यूज नहीं करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इतने दूर से ही पता चल जा रहा है कि राहुल ने किसको छिपाया है? खुद अपने आप को छिपाया है। तो यहाँ पर अपने आप को कहना, स्वयं को कहना क्या है? सुपर फ्लॉस कैटेगरी में है। सेम सवाल यहाँ पर भी है, स्नेहा स्टॉप्ड इन द मार्केट। अगर हम इतना ही दूर पढ़ते हैं तो स्नेहा ने रोका है। ठीक है, स्नेहा रुकी है कहां पर? मार्केट में। तो किसको रोकी है? अपने आप को ही रोकी है। तो यहाँ पर हर सेल्फ कहना क्या है? गलत है। इससे हमें यह पता चलता है कि वी डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, we do not use reflexive pronouns after these words, sorry, these verbs. हम लोग इन सब वर्ब्स के बाद किस चीज का यूज नहीं करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज नहीं करते हैं। इस तरीके के ढेर सारे
वर्ब्स हो सकते हैं, जैसे हम कहने के लिए कह सकते हैं क्या चीज, वेद। के बाद कह सकते हैं हम लोग सावर। उसके बाद क्या कह सकते हैं, स्टॉप। के बाद क्या कह सकते हैं, स्टार्ट। ठीक है, इस तरीके के ढेर सारे वर्ब्स हैं जिसके बाद हम किस चीज का यूज नहीं करते हैं, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहां से भी उठा लीजिए, स्टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया, यहाँ पे हाइड है। इस तरीके के जो भी वर्ड्स, जो भी वर्ब्स हैं जिससे हमें ये पता चले कि वो अपने आप पर ही लागू हो रहा है, उनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग किस चीज का यूज नहीं करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई बच्चे लोग? क्या यहां तक की बात आप लोग को समझ में आई कि जब हमें जरूरत ना हो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं? ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से जहां जहां अंडरलाइन है वहीं से हमें पता चल गया है कि क्या कहानी चल रही है। तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की इन सब वर्ब्स के बाद जरूरत नहीं होती है, वो वर्ब्स आपके सामने हैं। रिया चौधरी गुड मॉर्निंग, पढ़ने पढ़ाने की ओर चले हैं हम लोग, पढ़ने पढ़ाने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसी सफर को हम आगे लेकर चलते हैं और आपके सामने कुछ और सवाल मैं पेश कर रहा हूं, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखने का कोशिश करिएगा।
जब इस कहानी में हम लोग आते हैं तो इस कहानी में हमें पता चलता है कि क्या चीज चल रहा है, इस कहानी को हमें देखना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है, हमारी सब्जेक्ट है तानिया। प्रिपेयर्ड हमारा एक वर्ब है और यहाँ पर व्हाट से हमें आंसर देने वाला हमारे पास क्या है, एन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक स्ट्रक्चर का पता चलता है कि सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो हमारी कहानी क्या है, एकदम सटीक बैठती है। ठीक है, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो ये कहानी हमारी क्या बैठती है, सटीक बैठती है। फिर से अगर हम दूसरे सेंटेंस पर जाएं तो ये हमारी हो गई क्या चीज, ये हमारी हो गई एक सब्जेक्ट, प्यारी सी सब्जेक्ट हो गई। ये हमारा हो गया प्यारा सा वर्ब और यहाँ पर जो भी चीज लिखा हुआ है वो हमें किसका आंसर दे रहा है, व्हेन का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है, तो हम बोलेंगे व्हेन का आंसर दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने क्या किया है, तो हमने इस तानिया की वजह से, इस तानिया की वजह से हम यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन लेकर आए और यहाँ पर क्या लिख दिए, हरसेल्फ लिख दिए। क्या लिख दिए, हरसेल्फ लिख दिए। ठीक, अब आगे की कहानी पर हम लोग चलते हैं और आगे की कहानी में हमें ये पता चलता है, सबसे पहले सेकंड वाले का हम स्ट्रक्चर लिख लें कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और इसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, इसके बाद ऑब्जेक्ट ना हो, तो हम उस ऑब्जेक्ट की जगह पर चुपचाप एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखकर उस सेंटेंस को क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। यहां तक की कहानी सबको पता है, तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर जाते हैं और इस तीसरे क्वेश्चन पे हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक प्यारा सा सब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारे पास एक वर्ब है और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब तानिया प्रिपेयर्ड अ पिज्जा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के कारण हमारा कहानी सारा का सारा खत्म हो गया है, तो ये कहना हमारे लिए क्या है, सेंसिबल नहीं है। तानिया वर्ब सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट जब लिखा ही हुआ है तो इसका रिफ्लेक्शन लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद आपको जानबूझकर परेशान करने के लिए जब इस वर्ब का हमारे पास ऑब्जेक्ट रहता ही है, आप लोगों को परेशान करने के लिए, कंफ्यूजन में डालने के लिए आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख कर दे दिया जाता है, जो कि हमारे लिए क्या है, गलत है, जो हमारे लिए क्या है, गलत है। अब इस क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखने का कोशिश करिए। 1 2 3 मैंने समझा दिया है, अब फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर को आप ध्यान से देखने का कोशिश करिए कि फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर में क्या हो रहा है। ठीक है, हम्म। फोर्थ और फिफ्थ को समझने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, आपके घर में क्या है, मेहमान आए, आपके घर में क्या है, मेहमान आए और आप उनके पास चाय लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं, चाय लेकर जाते हैं और उस मेहमान से बोलते हैं, उन मेहमानों से आप बोलते हैं कि लीजिए चाय पीजिए, चाय मैंने खुद बनाई है। क्या बोली आपने, कि लीजिए चाय पीजिए, चाय मैंने खुद बनाई है। ठीक है, और एक तरफ दूसरा सवाल आप करते हैं, दूसरा चीज बोलते हैं कि लीजिए चाय पीजिए, चाय मैंने बनाई है। आपने दो सवाल बोला, दो चीज बोला आपने अपने मेहमानों को कि लीजिए चाय पीजिए, चाय मैंने खुद बनाई है, और दूसरा आपने बोला कि लीजिए चाय पीजिए, चाय मैंने बनाई है। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है, जल्दी बताइए। पहला सेंटेंस मैंने आपके सामने बोला लीजिए चाय पीजिए, चाय मैंने खुद बनाई है, और दूसरा सेंटेंस जब आप बोलिएगा क्या चीज, लीजिए चाय पीजिए, चाय मैंने बनाई है। इस दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, जल्दी बताइए। आप यहाँ पर समझ में आया होगा आप लोगों को कि जब आप बोलते हैं कि लीजिए चाय पीजिए, चाय मैंने खुद बनाई है, तो इसका मतलब ये होता है चाय तो दोनों जगह बन रही है, लेकिन जब आपने बोला कि चाय मैंने खुद बनाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूं तो आप चाय नहीं बनाती हैं, आप आए हैं, आप मेरे प्यारे हैं, इसीलिए मैंने चाय बनाई है। तो आपने चाय बनाने के ऊपर क्या किया है, इम्फेसाइज किया है। क्या किया है, इम्फेसाइज किया है। ठीक है,
यूं तो मैं चाय नहीं बनाती, मैं क्या की हूं, आप आए हैं इसीलिए मैंने खुद चाय बनाया है। तो आपने चाय बनाने के ऊपर क्या दिया है, जोड़ दिया है कि मैं चाय नहीं बनाती हूं, आप आए हैं इसलिए मैंने क्या किया है, चाय बनाया है। तो यहां पर वही कहानी है कि तानिया प्रिपेयर्ड अ पिज्जा। यहां तक तो कहानी हमारी सही है। तानिया प्रिपेयर्ड व्हाट, तो हम बोलेंगे पिज्जा, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, उसके बाद वर्ब भी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी है, और लास्ट में लिखा हुआ जो हमारा हरसेल्फ है वो कुछ नहीं, वो इस पिज्जा के ऊपर क्या कर रहा है, इस पिज्जा के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब कि इस पिज्जा के ऊपर इंफेसाइज कर रहा है। यूं तो तानिया क्या नहीं करती है, पिज्जा नहीं बनाती है, लेकिन कोई ऐसा आया है जिसके लिए जो तानिया है उसने क्या बनाया है, पिज्जा बनाया है। तो यहाँ पर जो हरसेल्फ है ये इंफेसाइज कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये कौन सा प्रोनाउन हुआ, इम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। कौन सा प्रोनाउन हुआ, इम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। तो हमें एक कहानी का पता चला कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो इस वर्ब को मतलब कि जो एक्शन हुआ है उस एक्शन को इंफेसाइज करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। किस प्रोनाउन का यूज करते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। सेम है यहाँ पर भी, तानिया हरसेल्फ प्रिपेयर्ड अ पिज्जा। तानिया का जो इम्फेसाइज है वो इसके ऊपर है, किस चीज को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर, और प्रिपरेशन किस चीज का, पिज्जा का। तो यहाँ पर भी ये हमारा क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। क्या है हमारा, इम्फेटिक प्रोनाउन है। तो हमें यहाँ से भी एक कहानी का पता चलता है कि हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद किस प्रोनाउन का यूज करते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसके बाद वर्ब आया और इसके बाद ऑब्जेक्ट आया। ये जो हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन है वो आगे की कहानी को क्या देता है, जोड़ देता है। क्या देता है, जोर डालता है। क्या डालता है, जोर डालता है। क्या यहाँ तक की कहानी आप लोगों को पता चली कि कहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं और कब हम इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर, यस और नो? जल्दी जल्दी बताइए, क्या यहाँ तक की कहानी आप लोगों को पता चली, यस और नो? चलिए, अगर यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो मैं पीछे वाले सवाल को ही लिख देता हूं, मतलब कि पीछे वाले स्ट्रक्चर को ही लिख देता हूं। पहला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इस हिसाब से हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दूसरा, हम लोगों ने देखा की पॉइंट कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और इसके बाद हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम चुपचाप इस सब्जेक्ट का क्या लिख देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखकर हम क्या करते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखकर क्या कर देते हैं, अपने सेंटेंस को सही बना देते हैं। उसके बाद तीसरी कैटेगरी हम लोगों ने देखी कि हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, और इस वर्ब का हमारे पास ऑब्जेक्ट भी होता है। लेकिन हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर बीच में क्या दे दिया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे दिया जाता है, जो हमारे लिए क्या है, बिल्कुल गलत है। फोर्थ कंडीशन हम लोगों ने देखा कि हमारे पास सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इस वर्ब को इंफेसाइज करने के लिए हम लास्ट में कौन सा प्रोनाउन लिखते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन लिखते हैं। कौन सा प्रोनाउन लिखते हैं, तो हम बोलेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन लिखते हैं। तो आपको यहां से पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट से पहले अगर कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा हुआ है वो गलत है, लेकिन ऑब्जेक्ट के ठीक बाद अगर वही प्रोनाउन हम लिखते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना होते हुए क्या बन जाता है, हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। और पांचवा स्ट्रक्चर हमने देखा कि सब्जेक्ट के बाद हम इम्फेसाइज करने के लिए इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं, फिर हमारा वर्ब आ जाता है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। इन दोनों कहानियों में हमें यह पता चला कि कहानी क्या चीज होती है, किसी चीज के ऊपर जोर डालने की होती है। ठीक है, यहां तक किसी को परेशानी, ठीक है, यहां तक किसी को परेशानी? परेशानी है बच्चे, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ बुआ लोग, जल्दी। क्या यहां तक कोई परेशानी, पेट में दर्द, माथे में दर्द, कोई दर्द, जल्दी बताइए। चलिए, अगर यहां तक कोई दर्द नहीं है तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रोनाउन के ऊपर जाएंगे, और इस नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोनाउन का नाम क्या है, तो हम बोलेंगे इस नेक्स्ट प्रोनाउन का नाम है
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या नाम है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें, अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करें, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बना कहां से है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव बना है डिस्ट्रीब्यूट से। किससे बना है? तो हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट से बना है। किससे बना है? डिस्ट्रीब्यूट से बना है। ठीक। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट से बना है तो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट कहने का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट कहने का मतलब क्या होता है? ठीक है, आपके सामने मैं एक कहानी रच रहा हूं, आप बताइएगा मेरे पास कितने रुपए हैं। तो मेरे पास हैं 5,000 रुपए। कितने हजार रुपए हैं? 5,000 रुपए हैं। और इस 5,000 रुपए को मैं 500 बच्चों में बांटना चाहता हूं। कितने बच्चों में बांटना चाहता हूं? 500 बच्चों में बांटना चाहता हूं। तो आप हिसाब बताइएगा, एक बच्चे पर कितना पड़ा? एक बच्चे को मुझे कितना देना पड़ा? 5,000 रुपए हैं, इसको मैं 500 बच्चों में बांटना चाहता हूं, तो हिसाब कितने का पड़ा? जल्दी बताइए। तो हिसाब आप बोलिएगा कि यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगेगा। आप क्या करिएगा, 5,000 को 500 से क्या कर दीजिएगा? डिवाइड कर दीजिएगा। और जब आप यहाँ पर डिवाइड करिएगा तो आपके पास एक बच्चे को देने के लिए कितने रुपए हुए? 10 रुपए हुए। कितने रुपए हुए? 10 रुपए हुए। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि जब डिस्ट्रीब्यूट करने का बात होता है तो आप कौन सा मेथड लगाते हैं? यूनिटरी। मतलब कि सब में से कितनों की बात करते हैं? एक की बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक बार में कितने को रेफर करता है? तो हम बोलेंगे एक पर्सन, वन पर्सन या वन थिंग को क्या करता है? ये रेफर करता है। ये वन पर्सन या वन थिंग के लिए ये क्या होता है? एक बार में प्रयोग किया जाता है। जब बात एक की हो रही है, जब बात एक की हो रही है तो हम इनके साथ कुछ नहीं, एक प्यारा सा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इनके बाद आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, हमने क्या बोला कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक बार में एक की बात करता है, एक पर्सन या फिर एक थिंग की बात करता है। तो हम इसके बाद आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा? वो हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, अब हम इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में तीन वर्ड्स को पढ़ेंगे। कितने वर्ड्स को पढ़ेंगे? तीन वर्ड्स को पढ़ेंगे। पहला होगा ईच, दूसरा होगा आइदर, और तीसरा होगा नाइदर। इन तीन वर्ड्स को हमें देखना है किसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में। ईच, आइदर और नाइदर के फंक्शन को हमें देखना है कहां पर? इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमें देखना है। इसके फंक्शन को देखने के लिए मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं। इस सवाल की ओर आप गौर से फरमाइएगा कि इस सवाल में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। ठीक है, इसको बढ़िया से देखिएगा।
इस कहानी को समझने के लिए हमें इन सारे वर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो हमारा ईच है, आइदर है और नाइदर है। हमें ये पता है कि ये सारे कौन से प्रोनाउंस हैं, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये कौन से प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक बार में एक की बात करता है, एक बार में एक की बात करता है। जब हम इस ईच की बात करते हैं, जब हम इस ईच की बात करते हैं, तो ये एक बार में एक की बात करता है, वन आउट ऑफ मेनी की बात करता है। ढेर सारे हैं, उसमें से एक की बात कौन करता है, हमारा ईच करता है। वन आउट ऑफ मेनी की बात कौन करता है, ईच करता है। अगर हम इस आइदर की बात करें, इस अगर आइदर की बात करें तो ये किसकी बात करेगा, तो हम बोलेंगे वन आउट ऑफ टू, मतलब कि दो में से किसी एक की बात करेगा, कौन, आइदर। ढेर सारे में से एक की बात कौन किया, ईच। और दो में से एक की बात कौन किया, आइदर। दो में से किसी एक की बात कौन किया, आइदर किया। और दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, तो उसके बारे में कौन चर्चा करेगा, नाइदर करेगा। कौन करेगा, नाइदर करेगा। फिर से समझिए, ईच जो होगा वो ढेर सारे में से किसी एक की बात करेगा। आइदर जो होगा वो एक बार में दो के बीच में एक की बात करेगा। और नाइदर दो में से किसी की भी बात नहीं करेगा। ठीक है, और हमने यहाँ पर देखा कि ये सारे कायदे से सिंगुलर होते हैं, इन सब का बिहेवियर सिंगुलर होता है। तो हम इसके बाद कुछ नहीं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अगर यहाँ तक की बात समझ में आई है, तो हमें एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, बताइएगा। ईच हैज या हैव, ईच हैज या हैव गिवन हिज हर या इट्स टाइम। हिज हर इट्स ना लिखते हुए देयर लिख लो, तो लिख लो हिज हर या फिर देयर टाइम। बताइए यहाँ पर क्या चीज कहना सही है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे जो ईच है वो क्या है, हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये हर हमेशा सिंगुलर की तरीके से यूज होता है, तो इसके बाद आने वाला हेल्पिंग वर्ब हम क्या रखेंगे, हैज को रखेंगे। और ईच से हमें किसी भी जेंडर का पता नहीं चलता है, ईच से हमें किसी भी जेंडर का पता नहीं चलता है। कॉमन जेंडर की कैटेगरी में अगर हम इसे रखते हैं तो हम मैस्कुलिन प्रायोरिटी लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, हिज कहा। क्या कहा हमने, हिज कहा। क्या यहाँ तक सबको पता चल गया कि यहाँ तक की कहानी क्या चल रही है, यहाँ तक की कहानी क्या चल रही है, क्या आप सबको पता चला? अब आगे की कहानी हमें ये समझनी है कि ये जो हमारा ईच है, आइदर है और नाइदर है, ये फंक्शन किस तरीके से करता है। देखिए, इसके लिए मैं आपके सामने एक चीज कह रहा हूं कि मेरे पास क्या है, दो फोन है। अगर मैं बोलूं कि इन दो फोन में से, एक फोन ये रहा, एक फोन ये रहा, इन दो फोन में से ये फोन मेरा है। ठीक है, इन दो फोन में से ये फोन किसका है, मेरा है। तो जब आपने ये देखा कि यहाँ पर दो में से एक को चुनना है, तो हम क्या करेंगे, जब किसी चुनने की बात आएगी तो हमें क्या चाहिए, हमें ढेर सारे वेराइटीज चाहिए। हम बोलेंगे कि इन दो फोन में से एक फोन मेरा है, ये बात सेंसिबल है। अगर मैं बोलूं कि इस एक फोन में से एक फोन मेरा है, इस एक फोन में से एक फोन मेरा है, तो क्या ये बात सही है? आप बोलेगा कि ये बात सेंसिबल नहीं है, ये बात आप क्या है, बेतुकी बात है। कि अगर एक ही फोन है तो वो आपका ही होगा, ये एक ही फोन है तो वो आपका ही होगा। अगर चुनने की बात आती है, चुनने की बात आती है, तो इसके लिए अगर मैं आपको ये कहूं, अगर मैं इसके लिए आपको ये कहूं कि मेरे पास कितने रुपए हैं, 1 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 1 रुपए हैं, और इसे मैं एक स्टूडेंट में बांटना चाहता हूं, क्या ये सेंसिबल है? आप बोलेगा कि ये बात सेंसिबल ही नहीं है, ये बात सेंसिबल ही नहीं है। जब बांटने की बात आती है, जब बांटने की बात आती है, तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होने चाहिए। मतलब कि जो संख्या होनी चाहिए वो एक से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जब संख्या एक से ज्यादा होगी तो हम इन सब के साथ, हम इन सब के साथ क्या करते हैं, इन सब के साथ एक प्यारा सा ऑफ जोड़ते हैं। और इसके बाद जो भी नाउन का हम यूज करेंगे ना, वो हर हमेशा प्लूरल कैटेगरी का होगा। किस कैटेगरी का होगा,
प्लूरल कैटेगरी का होगा। और हमें पता है कि ऑफ एक प्रीपोजिशन है और इसके बाद जो भी चीज लिखी हुई होगी वो ऑब्जेक्टिव केस होगी, इसीलिए इसके वजह से कोई भी हेल्पिंग वर्ब का हम यूज नहीं करेंगे। इसके वजह से अगर हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इसी के हिसाब से आएगी। और ये सारी कहानी हमारी सिंगुलर है, तो हम आगे की कहानी को भी किस हिसाब से रखेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से रखेंगे। लेकिन आगे आने वाला जो हमारे पास प्रोनाउन होगा, जो आगे आने वाला हमारे पास अगर हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। और ये जो हमारा सिंगुलर प्रोनाउन होगा वो किसके हिसाब से होगा, वो इसके हिसाब से होगा, ठीक है। वो इस प्लूरल वाले जो भी नाउन्स होंगे उसके हिसाब से हम आगे सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। और ये कहानी हम लोग पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं कि यहाँ पर ये चीज सिंगुलर प्रोनाउन क्यों आता है, ठीक है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारे पास ये सारी चीजें हैं तो ईच जो है वो वन आउट ऑफ मेनी की बात करता है, आइदर वन आउट ऑफ टू की बात करता है, नाइदर दो में से किसी के भी बारे में बात नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा इन सबका जो रोल होता है वो एज अ सिंगुलर ये सब यूज होता है, तो इसीलिए हम लोग आगे आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा रखे हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रखे हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर किसी में बांटने की बात आती है, अगर बांटने की बात आती है तो हमारे पास आगे का ऑप्शन कितना होना चाहिए, हमारे पास एक से ज्यादा आदमी होने चाहिए, एक से ज्यादा चीजों के बारे में हम बात करते हुए नजर आने चाहिए। तो हम इन सब के बाद एक प्यारा सा ऑफ लगाते हैं और इसके बाद हम जो भी प्रोनाउन लिखते हैं, जो भी नाउन लिखते हैं वो प्लूरल नाउन लिखते हैं। लेकिन आगे आने वाले हेल्पिंग वर्ब को क्या रखते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। क्या रखते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। और आगे आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो इसी नाउन की के हिसाब से कौन सा प्रोनाउन हम लिखते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन लिखते हैं। कौन सा प्रोनाउन लिखते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन लिखते हैं। अब यहाँ की कहानी हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर क्या सब हुआ। जैसे ही हमने यहाँ पर देखा ईच ऑफ द बैग, बैग कहना नहीं है, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा नंबर होने चाहिए। तो इस बैग का हमें क्या करना है, बैग्स बनाना है। क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है, मतलब कि बैग्स करना है। और ईच की वजह से हैव ना कहते हुए हमें क्या कहना है, हैज कहना है। क्या कहना है, हैज कहना है। फिर यहाँ पर कहानी आई आइदर ऑफ द बॉय, तो बॉय ना कहते हुए हमें क्या कहना है, बॉयज कहना है। और आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब आइदर के हिसाब से होगी, तो वर ना कहते हुए हमने क्या कहना है, वॉज कहना है। क्या यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई, यस और नो? क्या यहाँ की कहानी समझ में आई? तो आगे बढ़ते हैं और तीसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नेदर ऑफ देम, ये कहानी हमारी सही है। देम क्या है हमारा, देम हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। और हमने देखा है कि आगे आने वाला जो भी केस होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन है। और आगे जो हमारा हैव लिखा हुआ है वो हैव ना होते हुए क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। हैज बीन स्टॉप्ड फॉर, देयर ना होते हुए हम इसी के हिसाब से क्या लाएंगे, सिंगुलर प्रोनाउन लाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन आएगा आगे, तो सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, और उसी सिंगुलर प्रोनाउन के कारण हम क्या लिखे हैं, हिज लिखे हैं, ठीक। अब फोर्थ है आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां तक की कहानी सही है। आइदर के हिसाब से वर ना कहते हुए हम क्या लिखेंगे, वॉज लिखेंगे। सीन इन देयर, देयर को हटाकर हमें क्या लिखना पड़ेगा, हिज लिखना पड़ेगा। इस स्टूडेंट्स के हिसाब से हमें क्या लिखना पड़ा, हिज लिखना पड़ा। और हिज हमने क्यों लिखा, ये तो यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन आगे आने वाले जो प्रोनाउन होंगे वो हर हमेशा सिंगुलर कैटेगरी के होंगे। क्यों, क्योंकि इन सारे स्टूडेंट्स में से हम एक की बात कर रहे हैं। कितनों की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं। और एक के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, हर हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन ही आता है। कौन सा प्रोनाउन आता है, सिंगुलर प्रोनाउन ही आता है। इसीलिए हम आगे आने वाले प्रोनाउन को क्या रख रहे हैं, सिंगुलर रख रहे हैं। तो अब इस फिफ्थ और सिक्स्थ पर ध्यान दीजिए कि ये फिफ्थ और सिक्स्थ क्या कहना चाह रहा है। देखिए आइदर ऑफ यू आर नॉट गिवन इन एनी चांस। देखिए अगर मैं यहां तक कहानी पर हूं, आइदर ऑफ यू आर गिवन एनी चांस, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर आइदर ऑफ यू के बाद आर नहीं कहते हुए हम क्या बोलेंगे, इज कहेंगे। कि आइदर के हिसाब से हम क्या बोलेंगे, इज कहेंगे। आइदर ऑफ यू इज गिवन एनी चांस, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि आप दोनों में से एक को, आप दो आदमी हैं उसमें से एक को क्या दे दिया गया है, आप दोनों में से एक को चांस मिला है, ठीक है, चांस दिया गया। लेकिन जैसे ही इस बीच में हम इस नॉट का यूज किए, किसका यूज किए, नॉट का यूज किए, तो आपको ये पता चला कि आपको तो चांस दिया गया, आइदर ऑफ यू इज गिवन एनी चांस, ठीक है, तुम में से किसी एक को चांस दिया गया। जैसे ही नॉट का यूज किए तो ये नॉट की वजह से आपको भी चांस नहीं दिया गया, इन दोनों को चांस नहीं मिला। तो आपको ये समझना है कि जब भी कभी आइदर और नॉट साथ में हो, क्या बोले, अगर कभी भी आइदर और नॉट साथ में हो, हम क्या बोले, अगर किसी भी सेंटेंस में आइदर
के साथ हमें क्या लिखा हुआ नजर आए, नॉट लिखा हुआ नजर आए, तो इन दोनों को हम एक साथ मिलाते हैं और किस चीज का यूज करते हैं, नाइदर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, नाइदर का यूज करते हैं। फिर से समझिए, अगर किसी भी सेंटेंस में आइदर के साथ नॉट लिखा हुआ नजर आए तो इन दोनों को आपस में जोड़कर एक वर्ड बनाते हैं जिसका नाम क्या है, नाइदर है। ठीक है, जब किसी की बात नहीं हो रही है तो हम इन दोनों को हटाएंगे और एक चीज यूज करेंगे, क्या चीज, नाइदर। क्या बोलना है हमें, नाइदर। नाइदर ऑफ यू इज गिवन एनी चांस, ना ही नॉट होगा ना ही आइदर होगा, इन दोनों को मर्ज करके हम एक वर्ड बनाएंगे जिसका नाम क्या है, नाइदर। ठीक है, अब यहां की बात है, आइदर ऑफ द पांडवास वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैटल। यहां पर आइदर है, ऑफ द पांडवास है। ठीक है, उसके बाद वर है, नॉट गिवन, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैटल। अब यहां पर जो कहानी है, अगर हम इस आइदर ऑफ द पांडवास वर नॉट, यहां पर भी नॉट लिखा हुआ है और यहां पर भी आइदर लिखा हुआ है, अगर हम यहां पर नॉट और आइदर को क्या करें, एक साथ मर्ज करें तो क्या बन जाएगा, नाइदर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइदर बन जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों ने ये कहानी देखी, जो नाइदर होता है वो कितनी संख्या में से किसी की बात नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं में से। अगर संख्या दो होगी तो हम नाइदर का यूज करेंगे। नाइदर का मतलब होता है कि हमारे पास संख्या कितनी होनी चाहिए, नंबर इज इक्वल टू 2 होनी चाहिए, दो संख्या होनी चाहिए। अगर नंबर दो से ज्यादा हो जाए, अगर नंबर दो से ज्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं, नाइदर का यूज ना करके हम नन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, नन का यूज करते हैं। अगर संख्या दो से ज्यादा हो जाए तो हम नाइदर का यूज ना करते हुए किसका यूज करेंगे, नन का यूज करेंगे। और इस नन के साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, आप इस नन के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोले कि अगर कहीं पर भी आइदर के साथ नॉट लिखा हुआ हो, आइदर के साथ नॉट लिखा हुआ हो तो वो आगे चलकर क्या बन जाता है, नाइदर। लेकिन हमें नंबर देखने हैं कि नंबर कितने हैं। नंबर अगर दो की बात होगी तो नाइदर ठीक है, लेकिन अगर आगे आने वाले नंबर्स दो से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, तो हम नाइदर का यूज ना करते हुए किसका यूज करते हैं, नन का यूज करते हैं। और आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब आप सिंगुलर रखें चाहे प्लूरल रखें, आप हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, आइदर ऑफ द पांडवास वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैटल। अगर हम इस आइदर और नॉट को एक साथ मर्ज करें तो नाइदर बन जाएगा। लेकिन जैसे ही इस पांडवास को देखते हैं तो नंबर हमें कितना दिखाई देता है, 5 नंबर दिखाई देते हैं। कितने नंबर, पांडव कितने थे, तो 5 थे। तो जैसे ही नंबर 2 से बढ़ा तो इस आइदर और नॉट को एक साथ जोड़कर हम नाइदर ना बनाकर क्या बनाएंगे, नन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नन बनाएंगे। और नन के हिसाब से वर कहना अपना सही है, चाहे आप वॉज कहिए चाहे वर कहिए, दोनों बात आप में अपने आप में क्या है, बिल्कुल सटीक बैठती है। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया, यस और नो, जल्दी बताते जाइए। जल्दी जल्दी बताइए, क्या यहां तक की बात आप लोग को समझ में आई, यस और नो। जल्दी बच्चे, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। चलिए, अगर यहां तक की बात आप लोग को पल्ले पर गई है तो इसी डिस्ट्रीब्यूटिव के आगे की कहानी को लेकर चलते हैं और एक प्यारे से वर्ड के साथ मिलते हैं। और ये वर्ड कौन सा है, पहले आप सेंटेंस देखिए, उसके बाद आपको वर्ड का पता खुद ब खुद चलने लगेगा। Yes. बताइए, यहाँ पर क्या कहानी चल रही है।
जगह पर आर कर ले। यहाँ पर हमें एक प्यारे से वर्ड से मुलाकात हुई जिसका नाम क्या है, बोथ। क्या नाम है, बोथ। इस बोथ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नंबर कितने हैं, नंबर दो है। नंबर कितने हैं, दो है। बोथ का मतलब क्या होता है, नंबर दो होना। बोथ का मतलब क्या होता है, नंबर का कितना होना, दो होना। जब नंबर दो है तो हम इसके बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसे रखते हैं, कैसी रखते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। कैसी रखते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। देखिए बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है, नंबर का कितना हो जाना, दो हो जाना। जब दो है नंबर तो हम हैज ना कहते हुए क्या बोलेंगे, हैव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हैव बोलेंगे। बोथ ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पर कहानी क्या है, अपने आप में सही है। जब बोथ दो की बात कर रहा है तो आगे आने वाला प्रोनाउन भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए। हम लोग आगे पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर इज ना कहते हुए हम आगे की कहानी को क्या करेंगे, आर करेंगे। किसके हिसाब से, इस बोथ के हिसाब से। किसके हिसाब से, बोथ के हिसाब से। अब आगे है, बोथ ऑफ द ट्रीज आर नॉट टेकन ऑफ देयर रूट्स। क्या लिखा हुआ है, बोथ ऑफ ट्रीज आर नॉट टेकन ऑफ देयर रूट्स। अगर हम यहां तक की कहानी पढ़ें, बोथ ऑफ द ट्रीज आर टेकन ऑफ देयर रूट्स, बोथ ऑफ द ट्रीज आर टेकन ऑफ देयर रूट्स, तो यहां तक की कहानी अपने आप में क्या बैठती है, फिट बैठती है। क्या बैठती है, फिट बैठती है। लेकिन जैसे ही हम इस कहानी को देखते हैं, नॉट, तो हमें यहां से एक कहानी का पता चला कि दोनों में से कोई नहीं। बोथ प्लस नॉट का मतलब क्या हुआ, दोनों में से कोई नहीं। जब दोनों में से कोई नहीं की बात होगी तो हमें फिर से यहाँ पर एक चीज का पता चला कि अगर बोथ के साथ हमें सेंटेंस में साथ में क्या दिखाई दे, नॉट दिखाई दे, तो हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, मर्ज कर देते हैं, इसकी मोहब्बत करवा देते हैं और एक प्यारा सा वर्ड फिर से लिख देते हैं जिसका नाम क्या है, नाइदर। क्या लिखे हैं, नाइदर। तो हमें यहाँ पर इस नॉट और इस बोथ को क्या करना है, आपस में जोड़ना है, इसका मोहब्बत करवाना है और इसके जगह पर क्या लिखना है, नाइदर लिखना है। और नाइदर की वजह से आगे आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी हमें क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। और आगे आने वाला जो हमारे पास प्रोनाउन है वो भी इस ट्रीज के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, सिंगुलर हो जाना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, इट्स। नाइदर ऑफ द ट्रीज इज टेकन ऑफ इट्स रूट्स। क्या यहां तक क्लियर है, जल्दी बताइए। क्या इस बोथ के फंक्शन को आप लोगों ने समझा कि बोथ किस तरीके से काम करता है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई कि बोथ किस तरीके से काम करता है। चलिए, अगर यहां तक की बात क्लियर है तो हमारे पास एक और कंफ्यूजन है। वो किसका कंफ्यूजन है, वन का कंफ्यूजन है। किसका कंफ्यूजन है, वन का कंफ्यूजन है। ठीक है, ये वन हमें क्या करता है, कंफ्यूज करता है। क्या करता है, कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज ना लिखते हुए हम बस ये लिखें कि हमारे पास वन है जो हमें क्या करते रहता है बुआ, हम बोलेंगे ये हमें कंफ्यूज करते रहता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन किस तरीके से पैदा करता है, अब इस कहानी को हम लोग लेकर चलेंगे कि वन हमें किस तरीके से कंफ्यूज करता है। क्या करता है, कंफ्यूज करता है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ कहानी है, इस कहानी को आप देखिए और उसके बाद जचाने का काम करिए कि कहां पर क्या चीज सही बैठ रही है। ठीक है।
अगर यहाँ तक आप लोगों की कहानी समझ में आई है तो पहले ये बताइए कि इस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में, इस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सब पर अप्लाई होता है? ठीक है, बताइए कि इसमें से कौन सा, इस तीन में से 1 2 3 में कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सब पर अप्लाई होता है? ठीक है, जो सब पर अप्लाई होता है। इस तीन में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सब पर अप्लाई होता है? और दूसरा चीज मैंने ये पूछा कि इन तीन में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो केवल एक पर अप्लाई होता है? ठीक है, जो किसी एक के लिए अप्लाई होता है वो सेंटेंस बताइए, जो सब पर अप्लाई होता है उस वो सेंटेंस बताइए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो किसी एक पर अप्लाई होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सब पर अप्लाई होता है? बताइए। हम इस वन के कंफ्यूजन को दो कैटेगरी में बांटते हैं। इस वन के कंफ्यूजन को हम कितनी कैटेगरी में बांटते हैं? दो कैटेगरीज में बांटते हैं। कितने कैटेगरीज में बांटते हैं? दो कैटेगरी में बांटते हैं। और दो कैटेगरी कौन सी है? एक ऐसा जो हमें जनरल सेंस दे। कौन सा सेंस दे? जनरल सेंस देता हुआ नजर आए। तो जनरल सेंस में हम क्या करते हैं? वन के साथ तुरंत हम एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं। सबसे पहले समझिए कि हम इस वन के कंफ्यूजन को दो भाग में बांटते हैं। पहला हो गया हमारा जनरल सेंस, जिसमें हम वन के तुरंत बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं। और आगे आने वाली प्रोनाउन इसी वन के हिसाब से चलेगी। या तो हम वन लिखेंगे, इसके पॉजेसिव केस बनाने के लिए हम वंस यूज करेंगे, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे? वन सेल्फ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वन सेल्फ का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? जब हम इस वन के कंफ्यूजन को देखते हैं तो सबसे पहली कैटेगरी हम लोगों ने बांटी कि अगर कोई सेंटेंस जनरल सेंस देता हुआ नजर आए तो हम क्या करते हैं? वन के तुरंत बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और आगे आने वाले प्रोनाउन को भी हम वन के हिसाब से ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आगे में लिखा हुआ है वो कोई भी हो सकता है। जनरल सेंस अगर दे रहा है तो वो कोई भी हो सकता है। हम हो सकते हैं, आप हो सकती, आप हो सकती हैं, आगे लिखा हुआ कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हम इसीलिए आगे आने वाले हेल्पिंग वर्ब को इसी वन के हिसाब से रखते हैं, वन या वंस या वन सेल्फ। ठीक है, पॉजेसिव केस एंड रिफ्लेक्सिव केस हम इसी के हिसाब से बनाते हैं। अब दूसरी कैटेगरी हम लोगों ने इसकी बांटी, और दूसरी कैटेगरी में हम लोगों ने रखा कि अगर ये वन वाला सेंटेंस स्पेसिफिक सेंस देता हुआ नजर आए। कौन सा सेंस देता हुआ नजर आए? स्पेसिफिक सेंस देता हुआ नजर आए। तब हम लोग क्या करते हैं? तब हम लोग करते हैं ऐसा चीज कि जो हम इस वन के साथ क्या लगाते हैं? एक प्यारा सा ऑफ लगाते हैं, और आगे आने वाले जो भी चीज होगी वो प्लूरल में ही लिखी जाएगी। वो किस में लिखी जाएगी? वो प्लूरल में ही लिखी जाएगी। वन के साथ ऑफ और आगे आने वाली चीज प्लूरल की होगी। क्यों? क्योंकि हम किसी सारे में से किसी एक की बात कर रहे होंगे, तो हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन चाहिए। क्या चाहिए? ढेर सारे ऑप्शन चाहिए। लेकिन आगे आने वाला हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोगों ने पीछे देखा कि ये जो हमारा प्रीपोजिशन है इसके बाद आने वाला चीज ऑब्जेक्टिव केस में है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम किसके हिसाब से यूज किए हैं? इस वन के हिसाब से यूज किए हैं। और आगे आने वाली जो भी प्रोनाउन होगी वो कैसी होगी? वो सिंगुलर प्रोनाउन होगी। वो कैसी प्रोनाउन होगी? वो सिंगुलर प्रोनाउन होगी। और उस सिंगुलर प्रोनाउन का जो हम एग्रीमेंट करेंगे वो कहां से करेंगे? यहाँ लिखे हुए नाउन के साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है सबको? अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो हम लोग इस सवाल पर आते हैं, इन सवालों पर आते हैं। और लिखा हुआ है कि वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस। यहाँ पर वन है, इसके तुरंत बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है। तो हम बोलेंगे ये कौन सा सेंस दे रहा है? जनरल सेंस दे रहा है। कौन सा सेंस दे रहा है? जनरल सेंस दे रहा है। जैसे ही ये जनरल सेंस देगा तो हम आगे किसी दूसरे प्रोनाउन का यूज ना करके क्या वन, कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे? हम इस वन के हिसाब से लिखेंगे क्या चीज? वंस प्रॉमिस। ठीक है, सबको क्या करना चाहिए? सबके लिए ये प्रॉमिस वाला अप्लाई हो रहा है। मतलब कि अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं, वायदा कर रहे हैं, तो आपको उसे निभाना ही पड़ता है। ठीक है, दूसरे दूसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं, और लिखा हुआ है कि वन ऑफ द बॉयज हैव डन वेल। यहाँ पर वन ऑफ द बॉयज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ द बॉयज। मतलब कि कौन सा सेंस दे रहा है? हम बोलेंगे स्पेसिफिक सेंस दे रहा है। कौन सा सेंस दे रहा है? स्पेसिफिक सेंस दे रहा है। जैसे ही स्पेसिफिक सेंस होगा तो यहाँ पर बॉयज कहना अपने आप में क्या है? बिल्कुल सही है। और लेकिन आगे आने वाला हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से ना होते हुए किसके हिसाब से होगा? वन के हिसाब से होगा।
तो हम क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। और यहाँ पर वंस ना कहते हुए हम इस बॉयज के हिसाब से यहाँ पर प्रोनाउन लाएंगे और इस बॉयज के हिसाब से हम किसका यूज करेंगे, हिज का यूज करेंगे। हिज क्यों यूज किए हैं, क्योंकि ढेर सारे बॉयज में से कितनों की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक की बात हो रही है, इसीलिए हम लोगों ने सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया है। आगे है वन के साथ वर। ये आपने क्या कर दिया, कहानी भद्दी कर दी। वन के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ना कहते हुए हम कौन सा यूज करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और आगे आने वाला हेल्पिंग वर्ब इसी वन के हिसाब से होता है। तो हम बोलेंगे वन वॉज ऑफर्ड वंस रिवॉर्ड, वन वॉज ऑफर्ड वंस रिवॉर्ड। अब यहाँ पर देखते हैं, सी सेड दैट, यहाँ तक की कहानी ठीक है। वन ऑफ हर ब्रदर्स, यहाँ तक की कहानी में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्पेसिफिक सेंस आ रहा है, वर ना कहते हुए हम क्या चीज का यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। और वॉज के बाद जैसे ही हमने यहाँ पर देखा कि ये स्पेसिफिक सेंस दे रहा है, तो वंस ना कहते हुए इस ब्रदर्स के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे। क्या 1 2 3 एंड 4 में आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी, जल्दी बताइए। 1 2 3 और 4 में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर यहां तक की बात आप लोग को समझ में आ गई है तो इसको देखिए, वन हैज टू एंजॉय वेल, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है वन हैज टू एंजॉय वेल, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ठीक है। अगर हम पूछे कि क्या यहाँ पर व्हाट या होम से देने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हम बोलेंगे नहीं है। जब यहाँ पर व्हाट और होम से देने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो हम इसीलिए यहाँ पर वन का रिफ्लेक्शन लिखे, क्या चीज, वन सेल्फ। क्या लिखे, वन सेल्फ। क्या लिखे हम यहाँ पर, वन सेल्फ लिखे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वन हैज टू एंजॉय वन सेल्फ वेल, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस नहीं था, हमने इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में वन का रिफ्लेक्शन लिखा है, ठीक है। ये बात हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं। अब इस कहानी को पढ़िए, लाइफ इज व्हाट ही मेक्स ऑफ इट। लाइफ वही होती है जो आप बनाना चाहते हैं, लाइफ वही होती है जो आप बनाना चाहते हैं। जब यहाँ पर ये कहानी चल रही है कि लाइफ वही होती है जो आप बनाना चाहते हैं, तो ये जनरल सेंस दे रहा है, ये सभी के लिए अप्लाई होता है, जैसा आप चाहिएगा वैसा ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ही ना कहते हुए हम क्या बोलेंगे, वन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वन बोलेंगे। क्यों बोले वन, क्योंकि जो हमारी कहानी है वो किसके लिए अप्लाई हो रही है, जनरल सेंस में अप्लाई हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पर ही ना कहते हुए क्या बोलेंगे, ही ना कहते हुए हम क्या बोलेंगे, वन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, क्या आप लोगों को इन सारे प्रोनाउंस के बारे में पता चला, यस और नो, जल्दी बताइए। क्या अब कोई दुख दर्द परेशानी, जल्दी बताइए। क्या अब इन चीजों में कोई दुख दर्द परेशानी? यहाँ तक की बात आप लोग को समझ में आ गई है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो आज की कहानी हम लोग यहीं पर रखेंगे, यहीं तक आप लोग की का सफर यहाँ तक आज रहेगा। अब आगे की कहानी हम लोग कल के क्लास में करेंगे। कल हम लोग एक नए प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, नई कहानियों को हम लोग कल लेकर चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।